Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 9, lecture number 1, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो अब हम आ चुके हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर पर, जो है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। की भाई कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, जब कोई भी फार्मासिस्ट एज एन कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम करता है तब क्या क्या चीजें वहां पर उसको करनी होती है, जैसे कि पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, नॉन अडरेंस को चेक करना रहता है, ठीक है, ओटीसी ड्रग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी रहती है। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कम्युनिटी फार्मेसीज हैं इनको कैसे मैनेज किया जाता है, इनका प्रॉपरली मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एंड 9 चैप्टर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो दो पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड देन सेकेंड पार्ट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट से हम समझते क्या हैं। सो अ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट refers to the practice of overseeing and coordinating the daily operations of a community pharmacy, including the financial management, inventory control, staff management, and customer services. The community pharmacy managers are responsible for ensuring that their pharmacy is run effectively and efficiently, and that it meets the needs of its patients and the community। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी के मैनेजमेंट के बारे में कि कम्युनिटी फार्मेसी के मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी फार्मेसी को रन करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे। चलाने का मतलब है कि कैसे वहां पर सारी चीजों को देखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि वहां पर कैसे काम करना है। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि कितनी ड्रग्स आपकी सेल हुई है, कितना आपको इन्वेंट्री वहां पर नीडेड है, इन्वेंट्री मतलब कितना माल आपको वहां पर पहले से भी अपने को माल रखना पड़ता है ना, तो कितना माल है जो आपके पास अवेलेबल है और कितना अपन को और रखना है वहां पर। ठीक है, कितना आपने को ऑर्डर देना है, कितना आपने पेमेंट कर दिया है, कितना पेमेंट करना है अपन को। ठीक है, अगर बड़ी है आपकी कम्युनिटी फार्मेसी तो उसमें कितने स्टाफ है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, स्टाफ को वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी सैलरी देनी है, ठीक है, उनके बीच में कैसे सारी चीजों को मैनेजमेंट करना है, उनको कौन कौन सी चीजें जो आपको अवेलेबल करानी है, और कस्टमर जो है आपके पास, कस्टमर जो आ रहे हैं उनको किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे आपको वहां पर उनको सुविधाएं देनी है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से उनको सर्व करोगे तभी वो बार बार आएंगे आपके पास, अदरवाइज वो किसी और फार्मेसी पे चले जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा फैक्ट है। तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के मैनेजमेंट का मतलब है कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर किस तरीके से सारी चीजों को देखा जाता है और डेली ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है, स्टाफ का मैनेजमेंट किया जाता है और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी के मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो फार्मेसी है वो इफेक्टिवली चले, एफिशिएंटली चले, और जो भी आपके पेशेंट्स हैं या जिस भी कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हो उनकी जो भी नीड्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फुलफिल हो। कम्युनिटी फार्मेसी के जो मैनेजर्स हैं वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो भी पेशेंट या कस्टमर आपके पास आता है वो जिस भी नीड को फुलफिल करने के लिए आया है वो उसकी डिमांड वहां पर फुलफिल हो, सिर्फ फुलफिल हो, वो एफिशिएंटली हो और इफेक्टिवली हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी। कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी जो रहती है उसको सेटअप करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो कि कम्युनिटी फार्मेसी रिक्वायर्स कॉम्प्लियंस with the legal requirements and regulations by a set of regulatory bodies such as the Pharmacy Council of India, that is PCI. The following are some of the legal requirements to set up a community pharmacy in India, such as registration, second, third,
इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ फार्मासिस्ट, फिफ्थ ड्रग स्टोर, सिक्स डिस्पेंसिंग, सेवंथ रिकॉर्ड कीपिंग, एट अडरेंस टू रेगुलेशंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करने के लिए हमको किन किन लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, लीगली आपको क्या क्या चाहिए वहां पर। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी को स्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, कुछ रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होगा, जो किसने सेट किए हैं, रेगुलेटरी बॉडीज ने, जैसे इंडिया के अंदर पीसीआई ने यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको सेट किया है इन रेगुलेशंस को, और इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमको अपनी कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिसे हम फुलफिल करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। सो इन दिस, before setting up a community pharmacy, the owner must register the pharmacy with the PCI. The registration process involves filling out an application form and providing the documents such as proof of ownership, pharmacy layout plan, and educational qualifications of the pharmacist. ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करने से पहले, उसका सेटअप लगाने से पहले कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिनको फुलफिल करना होगा। जैसे कि पहला, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को आपको सेटअप करने से पहले जो भी आपका ओनर है, जो भी उसका ओनर है उस कम्युनिटी फार्मेसी का, उसको पीसीआई के अंदर, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अंदर अपने आप को एज एन फार्मासिस्ट रजिस्टर करना है और अपनी फार्मेसी को भी रजिस्टर करना है। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके अंदर वो क्या करेगा, सिंपली कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कराएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देने हैं, प्रूफ ऑफ ओनरशिप कि भैया आपकी दुकान है। सेकेंड, फार्मेसी का लेआउट, जो भी आपकी फार्मेसी शॉप है उसका पूरा लेआउट कि कितने स्पेस में है, ठीक है, कितने एरिया में है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द फार्मासिस्ट कि जो भी फार्मासिस्ट है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि उसने क्या पढ़ाई कर रखी है, ये वहां पर सब लगेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स में। Second is location, in which the pharmacy must be located in an easily accessible area with an adequate space for the storage, dispensing and patient counseling. The pharmacy must also be located at least 200 meters away from another फार्मेसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मेसी है आपके, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर वो इजीली एसेसिबल हो। ठीक है, फार्मेसी की जो जगह है, जो भी आपकी शॉप है, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जो भी पेशेंट है वो इजीली वहां पर आ जा सकता हो, इजीली एसेसिबल एरिया हो वो। ठीक है, और इसके अलावा वहां पर एक एडिक्वेट स्पेस हो, एक पर्याप्त मात्रा में वहां पर जगह हो, स्पेस हो, किसके लिए, अपने सामान को रखने के लिए, सारे मेडिकेशंस को रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, उनको डिस्पेंस करने के लिए, मतलब उनको दवाइयों को वितरित करने के लिए, पेशेंट की प्रॉपरली काउंसलिंग करने के लिए। आपके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे पेशेंट खड़ा हो सके, आपसे सही तरीके से बातचीत कर सके। ठीक है, आप वहां पर मेडिकेशंस को स्टोर कर सको, मेडिकेशन को डिस्पेंस कर सको, मेडिकेशन को दे सको। ये जो फार्मेसी है, ये ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई दूसरी रजिस्टर्ड फार्मेसी है, मिनिमम उससे 200 मीटर के डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फिर दूसरी तीसरी, ऐसे एकदम पास पास नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक फार्मेसी को दूसरे फार्मेसी से मिनिमम 200 मीटर की दूरी पर ही वो वहां पर नई फार्मेसी लगा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। In this, the pharmacy must have a proper infrastructure and equipment such as air conditioning, refrigeration, computer, and software to manage the inventory and the patient records. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फार्मेसी है आपके, उसका पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सही वहां पर, जैसे आपने फार्मेसी मेडिकल जो शॉप देखी होगी, फार्मेसी देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रॉपरली कॉलम बने हुए रहते हैं। ठीक है, उसमें मैक्सिममली वुड का, लकड़ी का काम हुआ रहता है, उसके अंदर बॉक्सेस में आपकी मेडिकेशंस होती है। तो वहां पर
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो है वो वहाँ होने चाहिए, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज लगा हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर लगा हुआ होना चाहिए, और कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि आप सारा पेशेंट से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड रख सकें, और इन्वेंट्री का यानी कि जो भी आपका माल है, दवाइयां हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सबका पूरा अच्छे से रिकॉर्ड रख सके, इसके लिए पूरा अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होना चाहिए। फोर्थ इज फार्मासिस्ट, in which a qualified registered pharmacist must be present in the pharmacy at all the times during the working hours. The pharmacist must have a D Pharm or B Pharm degree from a recognized institution and a license to practice. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि फार्मेसी के अंदर हमेशा हर वक्त जो है एक, अगर और लोग भी वहाँ प्रेजेंट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उस फार्मेसी का, वो हर वक्त उस फार्मेसी में वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, जब भी वो फार्मेसी वर्किंग कंडीशन में है, जब भी वहां पर सामान खरीदा बेचा जा रहा है उस टाइम पर वहां पे हमेशा फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये जो फार्मासिस्ट होगा इसके पास क्या डिग्री होगी, या तो ये बैचलर्स होगा इन फार्मेसी, या फिर इसने डिप्लोमा किया हुआ होगा फार्मा के अंदर, किससे, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एक जाने पहचाने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा हुआ फार्मेसी के अंदर, और इसके पास एक अप्रोप्रिएट लाइसेंस होगा फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, fifth requirement is drug store, in which a pharmacy must have a proper storage facilities for the drugs and other products. The storage area should be cleaned, well tilled and well ventilated. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फार्मेसी है इसके अंदर अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टोर करने के लिए सारी स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपनी दवाइयों को, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से स्टोर करके रख सकें, इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज हाउस होना चाहिए। ये जो स्टोरेज एरिया है ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ठीक है, वेल लिल्ट, मतलब एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, एकदम हवादार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर स्टोरेज एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग। A dispensing is an area where drugs should be dispensed only on the prescription of a registered medical practitioner. The pharmacist must ensure that the drugs dispensed are of the correct dosage and formulation. ठीक है, डिस्पेंसिंग में हम क्या करेंगे कि ड्रग्स देंगे, दवाइयाँ देंगे, तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही हम देंगे। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है, जिसने उसको प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होगा उन ड्रग्स को, मेडिसिन को, सिर्फ उन्हीं मेडिकेशंस को, सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को हम यहाँ पर डिस्पेंस करेंगे यानी कि बेचेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपके एक्सेप्शन है ओटीसी ड्रग्स, ठीक है, ओवर द काउंटर जिनको वो प्रिस्क्रिप्शन में हो तो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती प्रिस्क्रिप्शन में, तो भी दे देते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ यहाँ पर डिस्पेंस की जा रही है, दी जा रही है, वो एकदम सही करेक्ट डोज के अंदर है, ठीक है, और एकदम सही फॉर्मुलेशन के अंदर बनी हुई है, फॉर्मुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि जो भी उसके अंदर केमिकल्स हैं वो बिल्कुल सही है, और उनका केमिकल्स का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर सही है, और जो डोजेज फॉर्म है इनकी, जो फॉर्मुलेशन है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेवेंथ इज रिकॉर्ड कीपिंग, in which the pharmacy must maintain the accurate and up-to-date records of drugs dispensed, drug received and inventory management. ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मेसी है उसको क्या रखना है, एकदम सही और एकदम अप टू डेट रिकॉर्ड्स रखते हैं सारे ड्रग्स के, सारे मेडिसिन के, जो भी उसने डिस्पेंस करी है, ठीक है, जो भी ड्रग्स रिसीव करी है, जो भी दवाइयाँ उसने ली है, जो भी दवाइयाँ उसने दी है, जो भी खरीदी है, जो भी बेची है, और जितनी उसके वहाँ पर स्टोर में अवेलेबल है, जितनी इन्वेंट्री उसके पास वहाँ पे प्रेजेंट है, उन सभी का एक अप्रोप्रिएट सही तरीके से रिकॉर्ड उसको रखना है। Eighth है adherence to the regulations. In this, the pharmacy must comply with the all regulatory requirements set by the PCI and other regulatory bodies such as the Drug and Cosmetic Act. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जो भी आपकी फार्मेसी है वो जो अप्रोप्रिएट आपके रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करनी चाहिए। ठीक है, रेगुलेशंस को सारे को फॉलो करती हो, यानी कि जो भी फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है
वो सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। तो ये जो फार्मेसी है, ये हमारी जो भी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पीसीआई ने यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेट की है, ठीक है, या जो आपके अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने सेट की है, उनके थ्रू फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 है हमारे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस फार्मेसी के थ्रू फुलफिल होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को फुलफिल करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी को जब हमें सेटअप करना है तो हमें फुलफिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, कि वो कौन सी जगह है जहां पर हम अपनी फार्मेसी को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट की जब हम किसी पर्टिकुलर साइट को चूज करते हैं तो उन साइट्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की वहां पर नीड होती है। जैसे कि फर्स्ट इज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स को ओपन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज ड्रग स्टोर मार्केट, ठीक है, ड्रग स्टोर मार्केट को ड्रग स्टोर जो है उसको ओपन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे, नियर बाई एमिनिटीज जो है उनको कैसे मैनेज करेंगे, नियर बाई कॉमन रिक्वायरमेंट्स सच एज होटल, स्कूल्स, सिनेमा, प्लेग्राउंड, वहां पर कैसे कर सकते हैं, एंड बिजनेस लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं, उन साइट्स के अकॉर्डिंग हमको अपनी फार्मेसी को सेटअप करना रहेगा, ठीक है। तो किस साइट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं जो हमको एडिशनल वहां पे सेट करनी रहेगी। सो द साइट सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट success part of any businesses. The number of factors are required to consider during the site selection. Following factors are considered for the selection of proper site for the drugstore. ठीक है, तो यहाँ पर साइट जो सिलेक्शन है हमारा, जो भी पर्टिकुलर साइट है उस साइट के अकॉर्डिंग हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी, ठीक है। तो ये जो साइट सिलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। यहाँ पे किसी भी बिजनेस की बात कर ले हम, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना उस चीज की, वहां पे अगर आप अपने जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपका बिजनेस ज्यादा रन करेगा, ज्यादा चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी बड़े हॉस्पिटल के आसपास अगर आपकी फार्मेसी है तो वो फार्मेसी ज्यादा चलेगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि पेशेंट वहां आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो दवाई लेंगे ही लेंगे, तो अगर वहां के आसपास आपकी फार्मेसी है तो वो सबसे ज्यादा चलेगी। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल पार्ट है साइट सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस साइट सिलेक्शन के दौरान हमारे को रिक्वायर होते हैं, साइट सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके की साइट हमको यहाँ पर चूज करनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि इस ड्रग स्टोर के लिए जो अप्रोप्रिएट साइट है, जो प्रॉपर साइट है उसके सिलेक्शन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपके हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। इन दिस nearby and hospital or drug store location is quite good because maximum patients are moving towards the hospital for the treatment, and also multi facilities are available near the hospitals, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, ठीक है। तो जो भी आपके हॉस्पिटल है नर्सिंग होम से उसके पास में अगर आप अपना फार्मेसी खोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी दवाई ज्यादा बिकेगी, ठीक है। तो अगर आपकी जो फार्मेसी है वो हॉस्पिटल की, ठीक है, पास में है ड्रग स्टोर की लोकेशन, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वहां पर मैक्सिमम पेशेंट जो है वहां पर आएंगे, ठीक है। उस हॉस्पिटल की तरफ जब जो भी उस हॉस्पिटल की तरफ आएंगे पेशेंट वो सब आपकी फार्मेसी पर आएंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोज करवाएंगे और फिर मेडिकेशन जो दवाई लेंगे वो आपकी फार्मेसी से लेंगे। इसी तरीके से मल्टी फैसिलिटीज, ठीक है, हॉस्पिटल के आसपास मल्टी फैसिलिटीज होती हैं, अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। वहां आप फार्मेसी बहुत अच्छी रन कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे
अगर होगी वहाँ पे अवेलेबल होगी तो उन सभी अदर बिजनेसेस को काफी फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली जो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलरली मल्टी फैसिलिटी, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल जिसके जिसमें न जो है आपकी जनरल सेक्शन भी है, सर्जरी सेक्शन भी है, ब्रेन सेक्शन भी है, हार्ट सेक्शन भी है, जीआईटी सेक्शन भी है, ईएनटी सेक्शन भी है। तो एक मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है जहाँ पे अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठते हैं, फिजिशियंस बैठते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो बिक्री होगी दवाई की वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड इज drug store market. In that, it was found that in good cities, one of the common place which is known as Dawa Bazaar. This is one of the most suitable location for the drug store if potential is very high and dedication for the businesses. It is true, if more retail drug store at one place, people always stop to purchase drug because they think availability of all types of medicines are only in this place। ठीक है, ड्रग स्टोर मार्केट की बात करें तो एक पर्टिकुलर मार्केट है, पूरा मार्केट है जो सिर्फ दवाइयों में दवाइयों का है। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे ये बिल्कुल ऐसे है कि मार्ट में जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि मार्ट में तो सारी चीजें मिल जाएगी, ऐसे ही ड्रग स्टोर्स का भी एक पूरा मार्केट होता है, तो मार्केट में तो सारी दवाइयां मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि जो बड़ी सिटीज होती है ना वहां पर एक कॉमन प्लेस होता है जिसको बोलते हैं दवा बाजार। क्या बोलते हैं उसको? दवा बाजार। ठीक है, जैसे सरोजनी बाजार, ठीक है, ऐसा है, वहां पे कपड़े कपड़े मिलते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। इस तरीके से एक दवा बाजार होता है जो बड़ी सिटीज में होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल लोकेशन है किसके लिए? ड्रग स्टोर के लिए। यहाँ पर भी आप अपने ड्रग स्टोर खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे दवाइयों की बिकने की चांसेस बहुत ज्यादा है और बिजनेस के लिए जो डेडिकेशन है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज ट्रू, ये यहाँ पर सच है। अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिटेल शॉप्स होंगी एक ही जगह पर तो लोगों को दवाई अगर लेनी है तो वो वहां जाएंगे ताकि सारी जो भी उनको दवाइयाँ चाहिए वो एक ही जगह से मिल जाएंगी। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे है कि आप अलग अलग जैसे सब्जियों के बाजार में अलग, कपड़ों के बाजार में अलग और डेयरी प्रोडक्ट के बाजार में अलग, ऐसे अलग अलग बाजार में घूमने की जगह आप ऐसी जगह को चूज करोगे जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारे सारे मार्केट मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दवा बाजार होगा ना उसके अंदर अगर आपकी रिटेल फार्मेसी है तो लोग जो है वो वहां पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे ताकि वो अपनी जो अपनी दवाइयां हैं वो एक ही जगह से खरीद सके क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस जगह पर तो सारी दवाइयां मिल ही जाएंगी। ठीक है, यही एक वो जगह है जहां पर सभी तरीके की दवाइयां अवेलेबल रहेगी, सभी तरीके की दवाइयां मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको वहां पे आप अपनी ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, वो काफी फायदेमंद है। थर्ड है flow of traffic, that means the best way is to select the left hand side or right hand side of roads where suitable parking place is available. Identify the purchasing power of particular site and select the location accordingly. In the way of people's office site is good location for the drugstore. One way traffic should be avoided. Location near the traffic signal have to face the parking problems। ठीक है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फ्लो ऑफ ट्रैफिक का मतलब है कि जो सड़क है, रोड है, उसके किनारे पे लगाओ दुकान ताकि कोई भी उस जगह से गुजर रहा हो तो उनको वो दुकान दिख जाए, दुकान देख करके उनको याद आ जाए कि अरे अपने को दवाई लेनी थी, है ना, तो वो भी इजीली आपके पास कस्टमर वहां पे आएगा। ठीक है, और एक है कि भाई उसको दिखती भी रहेगी कि अरे वहाँ एक शॉप है वहां से ले लेंगे दवाई। ठीक है, तो बिल्कुल ये है, इस थॉट प्रोसेस के साथ जो है मेन आप मेन रोड पे दवाई ड्रग स्टोर खोलो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हम जो हमारा है या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर, रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर या रोड की राइट हैंड साइड पर जो है अपनी ड्रग स्टोर वहां पर ओपन कर सकते हैं, दवाई की दुकान खोल सकते हैं। अब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे खोलनी है, राइट हैंड साइड पे खोलनी है, ये आप इस तरीके से बेटरली डिसाइड कर सकते हैं कि देखो ऐसा है सिंपली कि किस साइड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि किधर ज्यादा लोग जो है वो आपकी दुकान पे आ सकते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से ज्यादा आ सकते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड से। तो जहां पर पार्किंग प्लेस अवेलेबल हो कि भाई किस जगह पर सुटेबली पार्किंग प्लेस है, क्योंकि अगर पार्किंग प्लेस नहीं होगा ठीक है तो वहां पर ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो वो आपको मतलब
उसको जो भी दवाई खरीदने वाला है उसको रुकने नहीं देंगे ट्रैफिक वाले। इसलिए ऐसी जगह को चूज करो जहाँ पे एक अप्रोप्रिएट पार्किंग प्लेस अवेलेबल हो, और आइडेंटिफाई करो कि किस पर्टिकुलर साइट पर ज्यादा परचेसिंग होगी, ज्यादा खरीद होगी, और उसके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन को फाइंड आउट करो, अप्रोप्रिएट जो जगह है उसको डिसाइड करो। इस तरीके से जो आपके लोग हैं ऑफिस के, ठीक है, जैसे जो लोग हैं है ना, जो ऑफिस जा रहे हैं, तो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहां आसपास कोई ऑफिस हो, ठीक है। तो ऑफिस की साइड के आसपास अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हो, ताकि जो भी लोग मतलब ऑफिस में अगर किसी को सडनली दवाई की जरूरत पड़ी तो वो आएगा आपके पास, या ऑफिस जा रहा है या ऑफिस से वापस घर जा रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको फार्मेसी दिखेगी तो वो सोचेगा कि अरे वो दवाई ले चलते हैं साथ में, ठीक है। तो लोगों की ऑफिस साइड जो है वो भी एक अच्छी जगह है जहां पर आप एक सही अप्रोप्रिएट ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वन वे ट्रैफिक शुड बी अवॉइडेड। ट्रैफिक जो है ना वो इस तरीके से आपको वहां पर जो ट्रैफिक एरिया है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे एक साइड से लोग आ रहे हो और एक साइड से जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पर वन साइड जो है ट्रैफिक है, अगर वन साइड पे ट्रैफिक है तो उसको आपको अवॉइड करना है, वहां पर नहीं करनी है। और ऐसी जगह पे आपको अपने ड्रग स्टोर नहीं खोलनी है जहां पर पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, या ट्रैफिक सिग्नल्स वहां पे हो, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में गाड़ी रुकने की और गाड़ी को चलने की दोनों को जल्दी रहती है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स के आसपास नहीं खोलनी है, जहाँ पे ट्रैफिक की पार्किंग पार्किंग प्रॉब्लम है वहां नहीं खोलनी है, और जहाँ वन साइड ट्रैफिक है वहां पे नहीं खोलनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो सेलिंग होगी या जो पेशेंट होगा ना उसको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी आप तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट है नियर द एमिनिटीज, दैट मींस इनफ पार्किंग, टॉयलेट्स, स्मॉल प्लेग्राउंड्स are always advisable, particularly when you are selecting the location in the market, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी एमिनिटी के यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं, जैसे कि पार्किंग प्लेस हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ठीक है, छोटे बच्चों के जो प्लेग्राउंड होते हैं वहां पर मोस्टली लोग आते हैं, है ना, लोग भी सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, तो मोस्टली लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, तो ऐसी जगह पर आप अपना फार्मेसी खोल सकते हो, उसको एडवाइस किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जब आपको अपनी सिलेक्शन लोकेशन को सिलेक्ट करना है तब आप पर्टिकुलरली किसी पार्किंग प्लेस, टॉयलेट्स या प्लेग्राउंड के आसपास जो है अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नियर बाई द कॉमन रिक्वायरमेंट सच एज होटल, स्कूल, cinema, playground, etc. So near all these points from the morning to evening, all people are going because of any reason. These points are found most suitable for the drug store businesses. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई होटल हो गया, कोई स्कूल है, सिनेमा हाउस है, या कोई बच्चों का प्ले ग्राउंड है, तो उनके आसपास अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं जहाँ पे लोग अपनी कॉमन रिक्वायरमेंट्स के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के आसपास जब आप अपनी फार्मेसी ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सुबह शाम आते जाते रहते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, और इसी वजह से यहाँ पर ड्रग स्टोर बिजनेस जो रहता है रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग होके गुजरते हैं तो आपकी मेडिसिन की बिक्री होने के जो है चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कॉमन जगह पे आप अपनी फार्मेसी को ओपन कर सकते हैं। तो ये वो सारी साइट्स हैं जहां पर आप अपना मेडिकल स्टोर या अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है आपके बिजनेस लोकेलिटी की, जहां पर बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस रन होते हैं वहां पर, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू सच लोकेलिटी इज वेरी हाई, and if the shop is made with the modern and high tech, many people can purchase the drugs simultaneously but require more investment for the establishment of the business, ठीक है। जो बिजनेस लोकेलिटी है जहाँ पर मोस्टली लोग बिजनेस रिलेटेड काम से आते हैं, ठीक है, उस जगह पे भी आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो वहां पर ऐसी लोकेलिटी के अंदर आते जाते रहेंगे। और अगर ऐसी जगह पे आप अपनी शॉप खोलते हैं जो काफी ज्यादा मॉडर्न है, काफी ज्यादा, क्योंकि बिजनेस एरिया है तो काफी मॉडर्न और हाईटेक होना चाहिए शॉप को, ठीक है, तभी लोग वहां से आपकी ड्रग्स को परचेज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोग, अगर आपकी शॉप बहुत ही अच्छी है, मॉडर्न है, हाईटेक है, तो वो आपकी शॉप से मेडिसिन को, ड्रग्स को परचेज करेंगे। लेकिन ऐसी जगह पर आपको अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वो सारी जगह हो गई जहाँ पे अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं आप।
नेक्स्ट आता है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर। किस तरीके से आप अपनी फार्मेसी को डिजाइन कर सकते हैं, इंटीरियर को डिसाइड कर सकते हैं, उसका पूरा डिजाइनिंग कैसे रहेगा, अंदर जो फर्नीचर रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कैसी रहेगी, मतलब कि दीवार कैसी रहेगी, फ्लोर कैसा रहेगा, सीलिंग्स कैसी रहेंगी, रूफ कैसी रहेगी, दरवाजे डोर्स कैसे रहेंगे, विंडोज यानी कि खिड़कियां कैसे रहेंगी। और एक पर्टिकुलर फार्मेसी में एक पर्टिकुलर एरिया हो, जैसे अगर आपने गवर्नमेंट फार्मेसी देखी होगी तो वहां पे खिड़की लगी रहती है, सिर्फ वहीं से वो दवाई का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो रिसीविंग एरिया कैसा होना चाहिए, रिसीविंग एरिया में लोडिंग और अनलोडिंग एरिया कैसा होना चाहिए, रिसीविंग काउंटर कैसा होना चाहिए, सॉर्ट एंड अनपैकेजिंग एरिया कैसा होना चाहिए, होल्डिंग या ट्रांजिशन एरिया कैसा होना चाहिए, और डिस्पोजल एरिया कैसा होना चाहिए। ऑल्सो आपको मेडिसिन को स्टोर करना है, जैसे हमने बताया कि कोई भी फार्मेसी अगर आप ओपन कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी, तो एक आपको स्टोरेज एरिया भी चाहिए मेडिसिन को स्टोर करने के लिए। तो ये स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ड्रग स्टोर कैसा होना चाहिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यहाँ पे कैसे होने चाहिए, डेंजरस ड्रग्स यहाँ पे कैसे होने चाहिए, ठीक है, उनको स्टोर कैसे किया जा सकता है। अगर आपको कोई फ्रीजर, किसी को कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करना है तो उसके लिए किस तरीके का रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर चाहिए, अगर इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड्स है तो उनके लिए कैसा आपको चाहिए, सर्जिकल स्टोर्स के लिए कैसा चाहिए, नॉन ड्रग बल्क प्रोडक्ट्स के लिए कैसा चाहिए। कोई आपको कॉल करके और फिर बताता है फार्मेसी पे कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वहां पे वेंडर कैसा होना चाहिए और किस तरीके से वो आपको ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, कि फार्मेसी को आपको कैसे डिजाइन करना है, फार्मेसी का अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर। क्या समझते हैं हम फार्मेसी डिजाइन से, फार्मेसी डिजाइन से हमारा मतलब है कि जो भी आप फार्मेसी वहां पे रन करा रहे हैं वो किस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज जनरल फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, कि किस तरीके से हम फार्मेसी को डिजाइन करते हैं और उसका इंटीरियर तैयार किया जाता है। So the general design and construction of an hospital pharmacy should consider its functionality. The location and the size should accommodate anticipated personal and inventory movement, work processes and activities. Built-in storage and fixed equipment which should be provided for storing the documents, bulk supplies, dangerous drugs, psychotropic substances, portable medical cases, cylinders, and refrigerated and cold chain items. Drainage and sewerage system should be present outside the premises. ठीक है, तो जो भी आप फार्मेसी डिजाइन करो तो किस तरीके से उसको डिजाइन करना है, किस तरीके का इंटीरियर यहाँ पे होना चाहिए। तो एक जो जनरल डिजाइन है, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी की, वो उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होनी चाहिए कि किस तरीके के फंक्शंस वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, उसके अकॉर्डिंग वहां पर डिजाइनिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी आपकी फार्मेसी की, पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहाँ पे आपकी फार्मेसी एस्टेब्लिश की जाएगी, मतलब वहां पर फार्मेसी लगाई जाएगी, और उसका एक अप्रोप्रिएट साइज होगा कि इतने से इतने एरिया के अंदर फार्मेसी फैली रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर जिसको एकोमोडेट किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन वहां पर काम करेंगे, ठीक है, वहां पर इन्वेंट्री का मूवमेंट होगा यानी कि सामान आएगा जाएगा, ठीक है, वर्क प्रोसेसेस वहां पर परफॉर्म की जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है, काम किया जाएगा, प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज है जो वहां पर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके इक्विपमेंट्स रहेंगे, वो इक्विपमेंट्स जो रहेंगे आपके, कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स वहां पे फिक्स रहेंगे, कुछ वहां पर बिल्ड इन होंगे, कुछ वहां पे तैयार होंगे स्टोरेज के अंदर, जो कि जिसके अंदर आप अप्रोप्रिएटली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जो भी बल्क अमाउंट के अंदर ड्रग्स है उनको सप्लाई कर सकते हैं, जो आपके डेंजरस ड्रग्स है, ठीक है, जो डेंजरस ड्रग्स है, खतरनाक है जो, ठीक है, वहां पर सप्लाई कर सकते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में दी जाती हैं, उनको आप अलग से स्टोर करके रखेंगे, जो भी पोर्टेबल मेडिसिनल
गैस सिलेंडर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का हो गया, CO2 का हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो कि पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जा सकते हैं, उनको स्टोर करके रखोगे। एक अप्रोप्रिएट रेफ्रिजरेटर, फ्रिज रखोगे। एक कोल्ड चेन आइटम यानी कि ठंडी रखने वाले जो आइटम्स हैं उनको रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स होंगे जिसको हम यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अप्रोप्रिएटली सही तरीके से हमें अपने फार्मेसी को डिजाइन करना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, बल्क ड्रग्स को, डेंजरस ड्रग्स को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को, गैसेस को, गैस सिलेंडर्स को, रेफ्रिजरेटर्स को आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर ड्रेनेज होगा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी प्रीमाइसेस होंगी, ठीक है, जो भी हमारी जगह होंगी, उसके बाहर हमको एक ड्रेनेज सिस्टम भी रखना होगा। ड्रेनेज सिस्टम जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक अप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम वहां पे हमको रखना होगा, ठीक है। सीवेज सिस्टम जो क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के काम आएगा। जो भी अनअप्रोप्रिएट वेस्ट मटेरियल है या सीरीज वगैरह हो गया, ठीक है, जो यूज्ड है तो उनको डिस्पोज करना है। तो इसके लिए भी हमको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ पे हम ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम वहां पर तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये भी हमको वहाँ फार्मेसी के अंदर बनाना होगा। अब इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर चीजों की बात करेंगे, जैसे कि वॉल्स, दीवारें कैसी होनी चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, सीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, छत कैसी होनी चाहिए, दरवाजे आपके कैसे होने चाहिए, खिड़कियां किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये सारी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की हम बात करेंगे। तो पहला है आपके वॉल्स। वॉल्स यानी कि दीवारें। दीवारों की बात करें तो the walls should be non-porous material and plastered on the both sides. The indoor wall finishing should be of washable antifungal paint and the outdoor finishing should be of a weatherproof paint and the walls of the cold rooms should be of special building materials and designed to prevent the condensation, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्स जो रहेंगी, दीवारें जो रहेंगी वो कैसी होनी चाहिए, नॉन पोरस मटेरियल की बनी होंगी। नॉन पोरस मतलब कि उसमें छेद नहीं होने चाहिए, पोर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा एकदम स्मूथ और एकदम प्रॉपर प्लेन दीवार होनी चाहिए, ठीक है। तो दीवारें ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी छेद ना हो, जहाँ पे डस्ट या कोई भी केमिकल रुका ना रह जाए, ठीक है, एकदम बिल्कुल पूरी उसमें कोई छेद नहीं होने चाहिए। ऑल्सो दोनों साइड पर बिल्कुल प्लास्टर्ड होनी चाहिए, मतलब अच्छे से प्लास्टर हो रखा हो दीवारों का, ऐसी होनी चाहिए। जो इंडोर वॉल है, ये तो बाहर की बात हो गई, अंदर की जो दीवार है वो भी एकदम फिनिश, ऐसे एकदम उसकी फिनिशिंग उसकी हो रखी हो, किससे, वॉशेबल एंटी फंगल पेंट से, मतलब उस पे अच्छे से प्लास्टर हो रहा हो और उसके ऊपर एंटी फंगल पेंट हो रहा हो। एंटी फंगल जो कि फंगस वहां पर ग्रोथ ना कर सकती हो और उस दीवार को धोया जा सकता हो, वॉशेबल हो दीवार, ठीक है। और आउटडोर फिनिशिंग शुड बी वेदर प्रूफ पेंट। और जो बाहर की है, बाहर के जो दरवाजे की यहाँ आपकी दीवार है उसकी जो फिनिशिंग होगी वो किससे होगी, वेदर प्रूफ पेंट से। ऐसे पेंट से करेंगे जो कि वेदर से खराब ना होगा, ना तो गर्मी से खराब हो, ना सर्दी से, ना बरसात से। इस तरीके का पेंट वहां पे करना है हमको, ठीक है। और जो कोल्ड रूम रहेंगे जहां पर हम हाई लो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो जो कोल्ड रूम रहेगा उसकी जो दीवारें हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग मटेरियल की बनी हुई होंगी और एक अप्रोप्रिएट तरीके से उसकी सारी डिजाइनिंग रहेगी ताकि वहां पर क्या ना हो, कंडेंसेशन ना हो, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि बहुत ठंडा टेम्परेचर रखेंगे तो कंडेंसेशन हो सकता है, तो वो कंडेंसेशन को रोकने के लिए हमें जो हमारी बिल्डिंग है, कोल्ड रूम है, उसकी जो दीवारें हैं उनको एक स्पेशल मटेरियल से बनाना है, एक स्पेशल डिजाइनिंग में उसको तैयार करना है ताकि कंडेंसेशन ना हो। सेकेंड है आपके फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे का फर्श, ठीक है। So the floor should be of concentrate and smoothly plastered. The floor finishing should be of a non-slippery, heavy-duty material to withstand heavy loads and traffic. The floor should be of non-porous, damp-proof, and resistant to the detergent. The floor of the ceiling height should be ranged from 15 to 30 feet according to the functional area एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज्ड, ठीक है। सेकेंड आता है आपके फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे का फर्श।
फर्श की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, कंक्रीट, कंक्रीट का बना हुआ होना चाहिए, मतलब डामर कंक्रीट का मतलब गिट्टी सीमेंट का बना हुआ होना चाहिए, और स्मूथली प्लास्टर, एकदम स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से उसका प्लास्टर हुआ होना चाहिए, और फ्लोर की जो फिनिशिंग है, ठीक है, वो नॉन स्लिपरी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा चिकना कर दिया उसको कि कोई भी फिसल रहा है, स्लिप खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, हैवी ड्यूटी मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, ताकि हैवी लूप्स को भी, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने प्लास्टिक की शीट बना जमा दी वहां पे तो कुछ भी अगर हैवी आ रहा है तो वो टूट जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हैवी ड्यूटी मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, जहाँ पे फिसलन ना हो, ऐसा होना चाहिए, और हैवी लोड्स को, भारी वजन को भी वो सह सकता हो, बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक को भी वो सह सकता हो, इस तरीके का मटेरियल का बना हुआ होना। ये जो फ्लोर है अगेन वॉल्स की तरह, दीवारों की तरह, इसमें भी बिल्कुल भी पोर्स छेद नहीं होने चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, डैम्प प्रूफ, यानी कि डैम्प जो है वो अच्छे से डंपिंग कर रखी हो, उसकी डैम्पिंग कर रखी हो, डैम्प प्रूफ होना चाहिए, और डिटर्जेंट रेजिस्टेंट होना चाहिए, कि भाई डिटर्जेंट से अगर आप धो दे तो, या डिटर्जेंट आके गिर जाए उसके ऊपर तो वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिटर्जेंट से रेजिस्टेंस शो करे, ठीक है, आप इजीली उसको डिटर्जेंट से धो भी सकते हो, साफ भी कर सकते हो, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट, फ्लोर से लेकर के जो सीलिंग है ऊपर, उन दोनों के बीच की जो हाइट है वो लगभग 15 से 3 फीट होनी चाहिए, जो कि डिपेंड करती है कि किस तरीके का फंक्शनल वो एरिया है, कैसा काम वहां पर किया जा रहा है, और किस तरीके से वहां पर कितना इक्विपमेंट्स को हैंडल किया जाता है, कितना इक्विपमेंट्स वहां यूज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको एक पर्टिकुलर 15 से 30 फीट की हाइट तक का इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपके सीलिंग्स। सीलिंग्स के अंदर है कि द सीलिंग शुड बी ऑफ फायर रिटार्डेड एस्बेस्टोस फ्री एंड नॉन शेडेड मटेरियल और मिनरल्स, ठीक है। जो सीलिंग्स होंगी वो किसकी होंगी, सीलिंग्स फायर रिटार्डेड, मतलब आग नहीं लगनी चाहिए उन सीलिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो सीलिंग्स में आग न लगे इसलिए फायर रिटार्डेड, फायर को, आग को रोकने वाली होनी चाहिए, एस्बेस्टोस फ्री, वहां पर एस्बेस्टोस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एंड नॉन शेडिंग मटेरियल, ऐसे मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए जो शेड ना करे, मतलब जिसका धीरे धीरे कमजोर ना हो, खराब ना हो, अपक्षरण ना हो, ठीक है, या मिनरल फाइबर की भी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपके रूफ, रूफ मतलब की छत, ठीक है। सो द रूफ शुड बी पिच्ड और स्लोप्ड टू प्रिवेंट द हैवी रेन डैमेज, रूफ को जो है, छत को इस तरीके से बनाना है, ठीक है, पूरी इस तरीके से वो पिच्ड होनी चाहिए, इस तरीके से उसकी ढलान होनी चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा बारिश आए तो ऐसा नहीं कि बारिश में वो टपकने लग जाए छत, ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम अच्छे से बनी हुई, पिच्ड और स्लोप्ड होनी चाहिए, टपके नहीं बरसात के मौसम में, ठीक है, या फिर उसमें दरारें नहीं डल रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए छत बनानी है। फिफ्थ है आपके डोर, डोर मतलब कि दरवाजा, the doors should be of fire retarded material, in this the doors should have two leaves and should be sufficiently wide to allow free and easy movement of the supplies and handling equipment such as forklifts and stickers. The exit doors should be purposefully located and fitted with the luminous emergency exit signature, ठीक है। तो जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो कैसे होने चाहिए, डोर दरवाजे इस तरीके से होना चाहिए कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल के बने हो, लकड़ी के दरवाजे नहीं बना लेते जो आग पकड़ ले और खुद भी जल जाए और सारी दवाइयां भी जल जाए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारी देखो फार्मेसी शॉप है, वहां पे बहुत ज्यादा डाल्डस और हार्मफुल मटेरियल रखा है, तो उसमें आग लगेगी तो बहुत ज्यादा केमिकल एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इसलिए अगर आसपास भी है तो आपका दरवाजा इस तरीके का होना चाहिए जो कि फायर रेजिस्टेंट हो, मतलब आग से जलता नहीं हो। और ये जो डोर्स है, दरवाजे हैं, शुड हैव टू लीव्स, इसके अंदर दो रास्ते होने चाहिए, मतलब एक हमें कभी भी एक रास्ता नहीं होगा, दो रास्ते होने चाहिए, अगर एक नहीं खुल रहा है तो दूसरे रास्ते से भाग जाओ, ठीक है। तो हमेशा दो रास्ते होने चाहिए और वो इतने चौड़े होने चाहिए कि कोई भी इजीली आ जा सकता हो उनसे, ठीक है, जो भी सप्लायर है या जो भी इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को हैंडल करने वाला पर्सन है वो इजीली आ जा सकता हो, इतने बड़े होने चाहिए, जैसे कि जो भी फोर्क लिफ्टर हो गया या स्टेकर हो गया, जो स्टेक्स यानी कि सीढ़ियों के थ्रू चढ़ेगा उतरेगा ऐसा, तो वो इजीली आ जा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। तो एक एंट्रेंस गेट होगा और एक एग्जिट डोर होगा, एग्जिट डोर जो होगा वो हमेशा
इस तरीके से लोकेट रहेगा कि हमेशा किस पर्टिकुलर पर्पस में इसको खोलेंगे, किसी रीजन की वजह से खोलेंगे, ठीक है। इमरजेंसी गेट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर लिखा रहेगा इमरजेंसी गेट, और ये इस तरीके से फिट रहेगा कि जब पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन है जब आगे से नहीं निकला जा सकता, तब फिर वहां पर पीछे के दरवाजे से निकला जाएगा, ठीक है। 6 है आपके विंडोज। विंडोज मतलब कि खिड़कियां। खिड़कियां कैसे होनी चाहिए? द विंडो शुड बी अवेलेबल एट द वर्क स्टेशन, ऑफिस एंड स्टाफ एरियाज बट नॉट ऑन द स्टोरेज एरिया। खिड़कियां जो है जहाँ पे लोग काम करते हैं या जो ऑफिस है या जहाँ पे स्टाफ काम करता है, वहां पर तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर हम अपने मटेरियल को स्टोर करके रख देना, वहां पर खिड़कियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि इन खिड़कियों के थ्रू डस्ट पार्टिकल या कोई भी कंटामिनेट अंदर आ सकता है, ठीक है। ऑल्सो टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से भी आपकी मटेरियल जो दवाइयां हैं वो डिटोरिएट हो सकती है। तो इसलिए वहां पर आपको विंडोज नहीं रखनी, कभी भी खिड़कियां नहीं रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों के साथ हम क्या करेंगे, अपनी फार्मेसी को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट इज द रिसीविंग एरिया। रिसीविंग एरिया जहां पर हम रिसीव करते हैं, हम चीजों को लेते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, रिसीविंग काउंटर, sorting and unpackaging area, transit और holding area, and fifth is disposal room, ठीक है। 5 एरियाज आते हैं रिसीविंग एरिया के अंदर। रिसीविंग एरिया जहां पर हम चीजों को रिसीव करते हैं, लेते हैं, अलग अलग जगह होती है इसके अंदर। फर्स्ट होता है आपके लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, जहां पर हम चीजों को लोड करते हैं मतलब दूसरों को देते हैं, और अनलोडिंग करते हैं मतलब सामान उतरवाते हैं, तो सामान उतरवाते हैं और जहां से सामान चढ़ाते हैं, दोनों ही जो है रिसीविंग एरिया है, ठीक है। तो दिस एरिया शुड बी एडिक्वेटली स्पेस्ड एंड प्रॉपर्ली शेल्टर्ड बाय टेकिंग केयर ऑफ अ व्हीकल हाइट, ठीक है। तो ये जो एरिया रहेगा आपका, इसमें प्रॉपर्ली सही तरीके से यहाँ पर जगह होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने सामान को अच्छे से स्टोर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्ली स्पेस्ड एरिया होना चाहिए, प्रॉपर्ली शेल्टर्ड, जिसकी एकदम छत हो, बढ़िया दीवारें हो, ठीक है, प्रॉपर्ली शेल्टर्ड हो, अच्छे से शेल्टर बना हुआ हो उसके अंदर, ठीक है। ताकि जो भी आपके जैसे, और इस तरीके का हो कि जैसे अगर गाड़ी भर रही है ना, आपने देखा होगा कि जिस जगह पे स्टोर करते हैं ना, जहाँ से अपना माल भरता है, तो वहां पे गाड़ी अंदर जाकर के फिर इजीली भरते हैं, ताकि ऐसा बाहर डब्बे उठा उठा के बाहर तक नहीं लाना पड़े, इजीली गाड़ी अंदर चले जाए और फिर उसमें इजीली भर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर व्हीकल की हाइट को ध्यान में रखते हुए हमें सही तरीके से शेल्टर, इतनी हाइट का शेल्टर बनाना है और एक अप्रोप्रिएट वहां पर स्पेस रखना है। सेकेंड है रिसीविंग काउंटर। रिसीविंग काउंटर जहां पर हम चीजों को रिसीव करेंगे, so it should be adequate waiting space and should be equipped with the suitable office furniture and इक्विपमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रिसीविंग काउंटर पे हम चीजों को रिसीव करेंगे, तो अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जो सामान लेकर आए और आपको रिसीव करना है, तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग रुक सकते हो, बैठ सकते हो, वहां पे अप्रोप्रिएट फर्नीचर हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो रिसीविंग काउंटर है, यहाँ पर एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर वेटिंग स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे लोग आराम से बैठ करके वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपके सुटेबल हो, किसके लिए, ऑफिस के फर्नीचर के लिए, मतलब जो अपने ऑफिसेज होते हैं वहां पर एक अच्छा सा फर्नीचर हो रखा हो, यहाँ पर रिसीविंग काउंटर पर अच्छे से इंस्ट्रूमेंट, जो यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि ऑल्सो रिसीव करने के लिए, चीजों को रिसीव करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको नीडेड है वो सब यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। थर्ड इज sorting and unpackaging area. This area should be adequately spaced to enable the sorting and checking of the goods. The space should be sufficient for the utilization of forklift. ठीक है, forklift बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक मशीन रहती है जिससे हम सामान को चढ़ा चढ़ा के उसके ट्रक के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो एरिया है जिसके अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो भी सामान है हमारा उसको हम इजीली आसानी से अलग कर सके और चेक कर सके कि भाई कौन कौन सा सामान है, ठीक है, कितना कितना अमाउंट में आया है, तो आसानी से हम उसकी सॉर्टिंग कर सके, उसकी छटनी कर सके, उसको काउंट कर सके, उसकी अनपैकिंग कर सके, मतलब उसको इजीली खोल सके, इतना स्पेस वहां पर होना चाहिए। और साथ में वहां पे एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि जो फोर्क लिफ्ट है उसको हम यूज करके इजीली अपने माल को गाड़ी में चढ़ा सके, ठीक है। देन फोर्थ है आपके ट्रांजिशन और होल्डिंग एरिया। इन दिस द ट्रांजिशन और द होल्डिंग एरिया शुड बी एडिक्वेटली spaced for the storing such as first items requiring further clarification or investigation before the receiving. Second, the transition item not requiring special storage conditions, and third one is pallets,
ठीक है। तो फोर्थ होता है आपके ट्रांजिशन एरिया या होल्डिंग एरिया। ये वो एरिया के अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्पेस होता है चीजों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि जब हम कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, कोई चीज को ले रहे हैं, तो उसको लेने से पहले हम सारे आइटम्स को चेक करेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वहां उसको बोलते हैं होल्डिंग एरिया। जो आपके स्टोरेज एरिया की पहले वाली स्टेज होती है रिसीविंग एरिया के बाद में, रिसीविंग के बाद में और स्टोरेज के पहले हम उसको बीच में चेक कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे कि कितना सामान आया है ना, और जो मंगाया था वही आया है, ये सब चेक कर रहे होंगे। इसके लिए वहां पे क्लैरिफिकेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए। सेकेंड, इसके अंदर जो ट्रांजिशन आइटम्स है जिनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इनके लिए हमें कोई स्पेशल अलग से कोई स्टोरेज कंडीशन नहीं चाहिए होंगी, और या फिर पैलेट्स होंगी ये मोस्टली, ठीक है, पैलेट्स के थ्रू हम सामान को एक्सचेंज कर रहे होंगे। फिफ्थ है हमारा डिस्पोजल रूम। दिस रूम शुड बी स्टोर discarded items like the used boxes, wrappers and plastic covers। ठीक है। तो डिस्पोजल रूम जो रहेगा उसके अंदर क्या करेंगे हम, जो भी हमारे यूज नहीं आने वाली चीजें उनको फाइनली डिस्पोज कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। तो ये जो रूम है वो इसके लिए कि जो भी डिस्कार्डेड आइटम है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया कि भाई हमारे काम की चीज नहीं है, फेंक दो उसको। ठीक है। तो इसके अंदर यूज्ड बॉक्सेस, जिन बॉक्सेस का हमने इस्तेमाल कर लिया है, रैपर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक कवर्स हो सकते हैं, उनको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक रहता है आपके जनरल एरिया। जनरल एरिया जहाँ पर सारी चीजें जो भी पेशेंट है आकर के मेडिसिन वगैरह लेगा, तो वो होता है आपके जनरल एरिया। और एक होता है आपके स्टोरेज एरिया, जहाँ पर आप सारी चीजों को, जो भी मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। इस स्टोरेज एरिया के अंदर आते हैं आपके फर्स्ट जनरल स्टोर इक्विपमेंट्स, सॉरी रिक्वायरमेंट्स, कि आपको जहाँ पर चीजों को स्टोर करने के लिए जनरली क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। ड्रग स्टोर यहाँ पे किस तरीके का बना होता है, डेंजरस ड्रग्स या जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए कैसा एरिया होता है, कोल्ड रूम या फार्मास्यूटिकल, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर का रूम कैसा होता है, आईवी एंड इंट्रावीनस फ्लूइड्स का स्टोरेज कैसा होगा, सर्जिकल मटेरियल को कैसे स्टोर करेंगे, नॉन जो ड्रग बल्क स्टोर है उसको कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरेज एरिया होगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर तरीके की दवाइयाँ होंगी वो सिर्फ ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है, जबकि कुछ को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, कुछ के लिए ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज्यादा चाहिए, कुछ के लिए ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उस एरिया के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं जिनके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनको जब हम स्टोर करेंगे उस वक्त के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या तैयार किया जाता है, स्टोरेज एरिया तैयार किया जाता है जिस तरीके की मेडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट मेडिकेशंस और उन मेडिकेशंस के स्टोरेज एरिया को बताया गया है। इसके अंदर फर्स्ट है आपके जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट की, जो भी जनरल मेडिसिन होती है उनके स्टोरेज के लिए आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो जनरल स्टोर है उसकी रिक्वायरमेंट। सो नेक्स्ट, जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी, स्टोरेज एरिया की, तो स्टोरेज एरिया के अंदर अपना फर्स्ट है जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट की। ये जो जनरल स्टोरेज एरिया होता है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो द स्टोरेज एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विद द एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज फॉर 24 hours। Its temperature should be effectively controlled between 160 to 250 degrees Celsius. The electrical supply of refrigerators, freezers, cold rooms and air conditioning facilities should be linked to the hospital emergency power supply। ठीक है। तो ये जो स्टोरेज एरिया है, ठीक है, इसके अंदर हमेशा 24 घंटे जो है एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी की सप्लाई ऑन रहनी चाहिए पहली चीज, ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो कंट्रोल कंडीशन के अंदर रहे, इफेक्टिवली कंट्रोल कंडीशन में रहे, यानी कि 160 से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 160 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर यहाँ पर बना रहे। और ये जो यहाँ पर हम कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, कोल्ड रूम्स या एयर कंडीशनिंग रूम्स को जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इनके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहनी चाहिए, जो कि
हॉस्पिटल के मेन जो आपकी इमरजेंसी पावर सप्लाई है उससे लिंक रहना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इस एरिया की वो कटे नहीं। ठीक है। सेकेंड है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर का मतलब है इट शुड बी हैव एडजस्टेबल मॉड्यूलर heavy duty open racks for storing the packages of different sizes. It should have a sufficient storage area for the bulk items. It should be equipped with the heavy duty plastic pallets for storing the bulk items and larger cartons of the floor. These pallets should be designed to be used with forklift to move around the groups of larger items. ठीक है। तो ये जो ड्रग स्टोर है ये अच्छे से एडजस्टेबल होने चाहिए, मतलब ये जो ड्रग स्टोर होंगे वो इस तरीके से बने होने चाहिए कि अलग अलग साइज के जो पैकेजिंग स्टोर पैकेट्स हो, जिनको हम अलग अलग साइज के पैकेट्स को हम स्टोर कर सकते हो। तो ये जो पूरा ड्रग स्टोर है आपका मेडिकल स्टोर है वो एक तो एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी कि हर तरीके की चीज को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। मॉड्यूलर होना चाहिए, जैसे मॉड्यूलर किचन देखे ना आपने आजकल रैक्स में आते हैं, खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ऐसे मॉड्यूलर होने चाहिए। हैवी ड्यूटी ओपन रैक्स, इनके अंदर रैक्स बनी हुई होनी चाहिए जो इजिली खुलती बंद होती हो और अच्छे मटेरियल की बनी हुई हो, हैवी ड्यूटी की बनी हुई हो, ताकि आप यहाँ पर हर तरीके के साइज के डिफरेंट साइज के पैकेजेस को स्टोर कर सके। ठीक है। साथ में यहाँ पर जो बल्क आइटम से बड़े आइटम से उनको स्टोर करने के लिए सफिशिएंट स्टोरेज एरिया होना चाहिए। ठीक है। स्टोरेज एरिया जहां पर आप अपनी चीजों को, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको स्टोर कर सके, जिसके लिए एक सफिशिएंट स्टोरेज एरिया होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि किसके बने हुए होंगे, हैवी ड्यूटी प्लास्टिक पैलेट्स के। ठीक है। तो यहाँ पर बड़े आइटम्स को, बल्क आइटम्स को स्टोर करने के लिए हैवी ड्यूटी प्लास्टिक पैलेट से बने हुए जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर होने चाहिए। और यहाँ पर जो फ्लोर है, नीचे का फ्लोर, वो इस तरीके का होना चाहिए कि वहां पर बड़े बड़े साइज के कार्टून्स को भी रखा जा सकता है। ठीक है। ये जो पैलेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि पैलेट्स कैसे होने चाहिए, हैवी ड्यूटी प्लास्टिक के बने हुए। ये पैलेट्स इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि भाई जो फोर्क लिफ्ट होती है उससे भी इजीली इसकी हेल्प से बड़े बड़े उसमें से निकाल करके मूव किया जा सकता हो, इस तरीके से ये बने हुए होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, डेंजरस ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस स्टोर। दिस एरिया इज मेड फॉर द स्टोरिंग डेंजरस ड्रग्स, psychotropic substances, thus should be kept under the lock and key in a special room and cabinet with an alarm system। ठीक है। थर्ड आपका कैसा होना चाहिए, डेंजरस ड्रग्स को या जो भी आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करने के लिए एक अलग से स्टोरेज एरिया होना चाहिए। ये जो एरिया है ये इस तरीके का एरिया है जिसमें सिर्फ आप जो डेंजरस ड्रग्स हैं, खतरनाक दवाइयां हैं जो हेल्थ पे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है, या जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं यानी कि जो मेंटल डिजीज के डिसऑर्डर के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां दी जाती है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। और यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट लॉक एंड की सिस्टम होगा, मतलब कि सिर्फ जब यूज हो तभी रूम को खोला जाएगा, सामान निकाला जाएगा, अदरवाइज हमेशा ये लॉक रहेगा। ठीक है। तो ये एक स्पेशल रूम होगा, स्पेशल कैबिनेट होगा जिसमें हमेशा ताला लगेगा, चाबी रहेगी, और इसमें हमेशा एक अलार्म सिस्टम होगा कि कोई भी बिना परमिशन के, बिना रीजन के इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा रहेगा यहाँ पर कोल्ड रूम। कोल्ड रूम मतलब ठंडा कमरा। ठीक है। या फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर एरिया जहां पर रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिज रहेंगे। ठीक है। दिस एरिया शुड बी प्रोवाइडेड based on the functionality of the hospital. It should be present within the drug store for storing the drugs that require the low storage temperature like the vaccines, antisera and other biological products। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये इस तरीके से, मतलब ये जो कोल्ड रूम है, कोल्ड रूम मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है कि वो कमरा जो ठंडा रहेगा। ठीक है। तो वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन या जो भी आपकी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिनको
उस ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर करना है उनको ही इसके अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर अप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर्स हो सकता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी यूज कर सकते हो आप इसके लिए, या कोई फ्रिज यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये वो एरिया है जो कि हॉस्पिटल्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके की हॉस्पिटल है। जैसे अगर मान लो ब्लड बैंक है तो वहां पर एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर ब्लड को स्टोर करते हैं, तो वहां पे बड़ा, क्योंकि ब्लड बैंक है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड होगा, तो वहां पे आपको बड़े लेवल पे स्टोरेज चाहिए होगा, तो फिर वहां पूरा कमरा ही कोल्ड रूम बनाएंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठंडे टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट है, तो आप रेफ्रिजरेटर को यूज कर सकते हो, फ्रिज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का हॉस्पिटल है, कैसी वहाँ की फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से वहाँ काम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये एरिया तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर हमेशा जो आपके ड्रग्स हैं उन ड्रग्स को स्टोर करने के लिए हमेशा एक ड्रग स्टोर रहेगा, ड्रग्स ये रहता है, ठीक है। ड्रग स्टोर के अंदर ही एक अप्रोप्रिएट स्टोरेज एरिया रहेगा जहाँ पे हम ड्रग्स को स्टोर करेंगे, किस पर, लो स्टोरेज टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर। जैसे ये वैक्सीन हो गए आपके, एंटीसीरा हो गया, जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उनको आप यहाँ पर स्टोर करोगे। लास्ट फिफ्थ है आपके इंट्रावीनस और आईवी फ्लूइड स्टोर। In this area should be adequately spaced to accommodate the hemolysis and peritoneal dialysis solution and intravenous solutions. The space should also be sufficient for using the forklift. ठीक है। लास्ट है आपके इंट्रावीनस यानी कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो कि सीधे ही वेन में चढ़ाए जाते हैं, तो उन फ्लूइड्स को कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है। तो बेसिकली इसके लिए एक अलग सेपरेट एरिया रहेगा। इस एरिया के अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्पेस रहेगा जिसके अंदर हीमोडायलिसिस का मतलब है ब्लड को चढ़ाते हैं, है ना, जिससे जो जिनकी किडनी खराब रहती है उनको भी हीमोडायलिसिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो यूरिन कंटेनिंग यानी कि इम्प्योरिटी कंटेनिंग ब्लड होता है उसको तो बाहर निकालते हैं और प्योर ब्लड को वहां पे चढ़ाते जाते हैं, ठीक है। वहां पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बाहर मशीन से करते हैं, हीमोडायलिसिस जो मशीन है उससे करते हैं, जिससे कि इम्प्योरिटीज अलग होती जाती है और जो क्लीन ब्लड होता है जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती, यूरिन प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता, उसको वापस से चढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक सही अमाउंट में स्पेस होता है जहाँ पर हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन को रखा जाता है और इंट्रावीनस आईवी सॉल्यूशंस को रखा जाता है। और ये जो आपके स्पेस होता है इसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में स्पेस होता है जहां पर आप फोर्क लिफ्ट को यूज करके जो है इन जो मटेरियल है इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रहता है सर्जिकल स्टोर, जहाँ पे सिर्फ सर्जिकल आइटम्स को जो सर्जरी में यूज किए जाएंगे उनको स्टोर किया जाता है। So this area is designed for storing the bulk surgical, consumable, disposable items or X-ray films. It should have adjustable, modular, and heavy-duty open racks. It should be provided with an adequate space to accommodate the bulky items. ठीक है। तो सर्जिकल स्टोर बेसिकली वो स्टोर रहता है जहाँ पर सर्जिकल आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बल्क आइटम रहते हैं, ठीक है, जो बल्क बड़े सर्जिकल आइटम्स रहते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, या जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं जिनको फाइनली डिस्पोज कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, या जैसे एक्सरे फिल्म्स होती हैं जिसमें हम एक्सरे फोटो प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर स्टोर करते हैं, ठीक है। ये जो है इजीली एडजस्टेबल होता है एरिया, मॉड्यूलर होता है जिसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी ओपन रैक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े मजबूत रैक्स होते हैं जिनको खोल बंद करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्पेस होता है ताकि हम बल्कि आइटम्स को, बड़े आइटम्स को इसके अंदर रख सकें, ठीक है। और लास्ट रहता है आपके नॉन ड्रग बल्क स्टोर। नॉन ड्रग मतलब जिसमें दवाई नहीं होगी लेकिन बड़े बड़े चीजों को जो कि मेडिसिनल यूज की होगी उनको रखेंगे, लेकिन दवाई नहीं होगी, नॉन ड्रग होंगे, जैसे कि लेबल हो गए, आपके एनवेलप्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, बॉटल्स हो गई, वायर्स हो गए, इनको रखते हैं, ठीक है। सो दिस एरिया इज डिजाइंड फॉर स्टोरिंग द डिस्पेंसिंग बॉटल्स, कंटेनर्स, labels and envelopes. It should have adjustable, modular and heavy duty open racks. It should be provided with an adequate space to allow easy movements. ठीक है। तो
मटेरियल को यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। ये वो एरिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी डिस्पेंसिंग बॉटल्स होती है, मतलब जिनको डिस्पेंस करते हैं, देते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम अपने सिरप को, सस्पेंशन को फिल करके देते हैं। तो जो डिस्पेंसिंग बॉटल्स होती हैं या कंटेनर्स होते हैं, लेबल्स रहते हैं, एनवलप्स रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, उनको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये एरिया भी सेम आपके सर्जिकल स्टोरेज एरिया की तरह ही एडजस्टेबल होगा। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को शिफ्ट कर सकते हैं। मॉड्यूलर होगा, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें भी हैवी ड्यूटी ओपन रैक्स होंगे जो कि काफी मजबूत होंगे, और इसके अंदर भी इतनी जगह होंगी कि आप इजीली यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे वो जगह हैं जहाँ पर हम चीजों को स्टोर करते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको एक फार्मेसी का इंटीरियर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंटीरियर बेसिकली बना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेन सेंटर में होता है हमारा वर्किंग एरिया, और उसके पास में होती है डेस्क जहाँ पे हम सारा डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं उस वर्किंग एरिया का। इसके दूसरी तरफ आपके होते हैं इनकमिंग स्टोरेज, जो भी रॉ मटेरियल आया उसको यहाँ रखेंगे, जो इन्फ्यूजन सोल्यूशन है इंजेक्शन वाले उनको यहाँ रखेंगे। उसके पास में रहेगा रेफ्रिजरेटर के पास में जो भी इंजेक्टेबल ड्रग्स है जिनको इंजेक्शन से देते हैं वो रहेंगे। उसके पास में रहेंगे स्टुपेफेंट्स, और लास्ट में रहेंगे एक्सटर्नल यूज की, जैसे टॉपिकल प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल यूज की मेडिसिन है वो रहेंगी। इसके पास में रहेंगे आपके मटेरियल्स, यहाँ पे आपके मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है, इधर भी मटेरियल रहेंगे, इधर रहेंगे ओरल ड्रग्स जिनको हम ओरली देते हैं, ठीक है, ओरल ड्रग्स रहेंगी। इसके पास में रहेंगे आपके खाली बॉक्सेस जिसमें पैकेजिंग होती है, और यहाँ पे रहेगा आपके आउटगोइंग स्टोरेज, मतलब सामान यहाँ से फाइनली निकल करके बाहर जाएगा, ठीक है। तो आउटगोइंग बाहर निकलने वाले सामान को यहाँ रखेंगे, या तो इस स्कीम के थ्रू बना हुआ हो सकता है या फिर सेकंड इस स्कीम के थ्रू बना हो सकता है। इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सामानों का एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे भी सेम इनकमिंग स्टोरेज है, यहाँ पर भी सेम आउटगोइंग स्टोरेज है, वही सेम मिडिल में वर्किंग एरिया है। डेस्क जो है यहाँ रखेंगे आउटगोइंग स्टोरेज के पास में, ताकि जो भी सामान बाहर निकल के जा रहा है उसका ध्यान रहे। इसके पास में रखेंगे हम इन्फ्यूजन सोल्यूशंस को जिनको हम इंजेक्शन से देते हैं, और इसके पास में रखेंगे इंजेक्टेबल ड्रग्स को जिनको इंजेक्शन लगा के देते हैं। यहाँ पर बाकी सारा मटेरियल रखेंगे, बीच में जो एम्प्टी बॉक्सेस है उनको रखेंगे, ठीक है, ओरल ड्रग्स और उसके मटेरियल को साथ में रखेंगे, ओरल ड्रग्स और एक्सटर्नल यूज के मटेरियल को साथ में रखेंगे, और रेफ्रिजरेटर और सुपरफ्लेट्स को साथ में रखेंगे। तो आप स्कीम 1 के थ्रू भी कर सकते हैं, स्कीम 2 के थ्रू भी आप यहाँ पर फार्मेसी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे फार्मेसी को मैनेज किया जाता है, जब हम फार्मेसी को मैनेज कर रहे होते हैं तो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी होती है, जब हम फार्मेसी वहां पर स्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो किस तरीके से, किस बेसिस पर हम उस जगह को चूज करेंगे, उस साइट को चूज करेंगे जहां पर हमें अपनी फार्मेसी लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि किस तरीके से फार्मेसी को डिजाइन किया जाता है, कैसे उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, ठीक है। लास्ट में हमने रिसीविंग एरिया की बात करी जहां पर हम चीजों को रिसीव करते हैं, फिर हमने स्टोरेज एरिया की बात करी जहां हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं, और फाइनली हमने फार्मेसी के इंटीरियर को डिस्कस करा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अभी इस कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर और भी चीजें हैं जो रिमेनिंग हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।